नमस्कार दर्शकों, कानून की बात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज के इस अंक में हम जानेंगे एनडीपीएस एक्ट के बारे में और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अधिवक्ता के भवानी जी। भवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को इस एक्ट के बारे में बताइएगा। एनडीपीएस एक्ट होता है नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जो कि बना था 1985 में जी। ये एक्ट ऐसा पहला एक्ट नहीं है कि जो बना है ड्रग अब्यूज़ और नारकोटिक्स को रोकने के लिए। ये एक्ट बना है था पिछले 3 एक्ट्स को रिपील करने के बाद में, जैसे कि ओपीएम एक्ट था 1857 का, उसके बाद एक और ओपीएम एक्ट था, फिर वापस आया था डेंजरस ड्रग्स एक्ट, जो कि 1930 में इन तीनों एक्ट के कुछ कमियां थी जिनको रेक्टिफाई करना था विद टाइम। तो उसी वक्त 1961 में यूएन के साथ हमारा भारत को एक ट्रीटी साइन करना पड़ा था। तो उस ट्रीटी के अंतर्गत ही ये जो आज जो हमारे पास एक्ट है ये बना है। उस ट्रीटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको 25 साल का ग्रेस पीरियड मिला था, जिसके बाद वो अपना खुद का लॉ लागू कर सकती थी। उसके बाद भी 2-3 कन्वेंशन और साइन किए गए, जिसके तहत ही 1985 का ये एक्ट बना है। तो जैसे कि आपने बताया नशीली पदार्थों का दुरुपयोग, इस वजह से इस एक्ट को बनाया गया। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसे कब लागू किया गया और इसे लागू किए जाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा। देखिए, ये एक्ट तो हमारा 14 नवंबर 1985 में लागू किया गया था। जैसे बाकी सारे लॉज एनैक्ट होते हैं अधिनियम, उसी प्रकार से ये भी लागू हुआ था। पहले लोकसभा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर प्रेसिडेंट से एसेंट मिला और ये एनफोर्समेंट में तब से आया, नवंबर महीने से एनफोर्समेंट आया। ये लॉ दूसरे लॉ से थोड़ा, क्रिमिनल लॉ से स्ट्रिंजेंट है, यानी इसका जो ग्रेविटी है वो थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी एक्ट को लागू किए जाने के पीछे किसी न किसी आवश्यकता के पीछे उसे लागू किया जाता है। तो इस एक्ट को लागू किए जाने के पीछे क्या आवश्यकता पड़ी? इस एक्ट को लाने की ये आवश्यकता इसीलिए थी क्योंकि जो गोल्डन ट्रायंगल मानते हैं ड्रग्स का, जैसे कि म्यांमार, बर्मा, लाओस, थाईलैंड जो एरिया है, वहाँ से ये डायरेक्ट ही इंडिया के अंदर आ जाता है। अच्छा। एक साइड तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड में ये पोर्ट के थ्रू आ जाता है। एट द सेम टाइम दूसरे साइड ले लीजिए अफगानिस्तान, ईरान और हमारा पाकिस्तान से पंजाब में बहुत ही ज़्यादा इसका दुरुपयोग होने लगा। लोग रोज़मर्रा के दिन पे इसको कंज्यूम करने लगे। अच्छा। जब वो कंज्यूम करने लगते हैं कि तो वो ये भी करते हैं कि दूसरे को हर्ट भी करते हैं और उससे आप देखिए एक व्यक्ति का जो खुद का अपना कॉन्शियसनेस खो देता है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। इसमें उनका जो प्रतिवादी का हर दिन का जो व्यवहार होता है उससे लेकर उनका घर, उनका परिवार, ये तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरा देश में भी अफेक्ट कर देता है। जी, कहने का मतलब है कि बहुत हानिकारक हो जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए जो नशीली पदार्थों का दुरुपयोग करता है। तो ऐसे में एनडीपीएस की जो खास विशेषताएं हैं उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये एनडीपीएस एक्ट एक स्पेशल लॉ है। ये स्पेशल लॉ बनाया गया है सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। पूरा देश में एनडीपीएस एक्ट ही जो नारकोटिक सब्सटेंस और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनके बारे में यही अधिनियम उनको बताता है कि क्या करने चाहिए, लाइसेंस किसको मिलेगा, कौन से ड्रग का अब्यूज़ हो सकता है, उसकी मात्राएं क्या है। और ये स्पेशल एक्ट ही बताता है कि कब आपका इसका कंजम्पशन इलीगल बन जाता है। विदाउट परमिशन अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं, इवन अगर आपके विदाउट नॉलेज भी आपने इसका फाइनेंस कर दिया तो भी ये बहुत बड़ा एक ऑफेंस बन जाता है। ये अधिनियम बाकी सारे जो क्रिमिनल लॉस होते हैं उससे थोड़ा हटकर है, बिकॉज ये और भी ज़्यादा ऐसा ये गलती को सोसाइटी ऐसे होल में देखता है। एट द सेम टाइम इसकी जो पनिशमेंट है वो बहुत कठिन है। जी। तो मतलब कि बहुत ही खतरनाक एक्ट है। इसके अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति अगर शामिल होता है तो उसे बहुत सख्त से सख्त सजा दी जाती है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी धाराएं हैं। कौन कौन सी धाराएं हैं? टोटल 85 सेक्शंस है जी। इसमें स्पेसिफिकली बहुत सारे अमेंडमेंट हुआ है, 3 सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट हुए हैं। टाइम टू टाइम जब जब गवर्नमेंट को लगा है कि इसमें चेंजेस लाना चाहिए तब सारे जगह पे अमेंडमेंट किया गया है। और हर अमेंडमेंट के साथ ही जैसे कि पहले शुरुआती ऑब्जेक्ट था लोगों का कंजम्पशन को रोकना और यूज़ को रोकना, फिर धीरे धीरे पता चला है कि लोग अब इसको ट्रांसपोर्ट करने लगे हैं, एक्सपोर्ट करने लगे, आउटसाइड इंडिया भी जाने लगा है। इस अधिनियम में ही स्पेसिफिक
स्पेसिफिकली, ना ही सिर्फ भारतीय सिटीज़न, बल्कि जो भी व्यक्ति इंडिया पे आता है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, वो सारे शिपमेंट, सारे जो एयरक्राफ्ट रजिस्टर है इंडिया के अंदर, वो सारे इसके अंदर कवर हो जाते हैं। अच्छा। और ये एक्ट आपको हर डिटेल्स में बता देगा, दूसरे क्रिमिनल लॉज की तरह ना होके ये डिटेल में बताएगा। एट द सेम टाइम ये बहुत स्ट्रिंजेंट है। हमारा रूटेड कल्चर ये था कि हम वेदों के हिसाब से हम गांजा या फिर अफीम जो है उनका इस्तेमाल मेडिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए करते थे। बिल्कुल। बट जैसे ही इसका जो उपयोग है, ये धीरे धीरे डिमांड के वक्त इसका सप्लाई इतना ज़्यादा हो गया कि अब वो अब्यूज़ और मिसयूज़ में होने लगा। इस चीज़ों को रोकने के लिए ही इनमें जितने भी धाराएं हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली देखा जाता है इनको। जी, तो भारत में जो है नशीली पदार्थों के सेवन को या दुरुपयोग को लेकर अब तक कितनी संभावनाएं बन चुकी है? देखिए, भारत में तो बहुत ज़्यादा बनता है, स्पेशली जो नॉर्थ साइड है, वहाँ पे जो लाइंस है जो बॉर्डर पे होते हैं, वहाँ पे नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस तो मिल भी जाते हैं। और अगर गवर्नमेंट परमिशन देता है तो उसका मिसयूज़ ना हो, ये भी सुपरवाइज बार बार करते रहता है जी। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो होता है, एक बॉडी है जो अधिनियम के लागू होने पर कब कब क्या क्या ज़रूरत है, ये सारे बातों को वो ध्यान पे रखते ही इस एक्ट में जो भी चेंजेस है करते रहते हैं। और ये एक्ट इतना ब्यूटीफुल एक्ट है, इसको आप चेंज करने के लिए बिल पास करने का या ऐसा ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी ऐसे नारकोटिक ब्यूरो या कमेटी के द्वारा बताया जाएगा कि ऐसे चेंजेस है, लोगों में इसका नीड है, तो क्या करते हैं, ये अपना खुद का एक ऑफिशियल गजेटी में पब्लिश करके कोई भी जो नारकोटिक सब्सटेंस है या अधिनियम के हिसाब से जो भी शेड्यूल में है उनमें चेंजेस ला सकते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि ये जो एक्ट है वो दूसरे एक्ट के मुकाबले काफ़ी डिफरेंट है या फिर काफ़ी सख्त है। तो ऐसे में किसी व्यक्तिगत अगर किसी को चाहे तो उसके ऊपर ये कैसे लागू होगा? देखिए, पहले तो था से कि मैं अभी जो भी बंदा आएगा वो कहेगा मैंने तो उसको कंज्यूम ही नहीं किया, मैं तो अपने साथ में दोस्तों के साथ था। बॉलीवुड के बहुत सारे सिलसिले ऐसे देख सकते हैं। बट द फैक्ट ये है कि आपको ये समझना चाहिए, भले ही आपका दोस्तों का ग्रुप वो यूज़ कर रहा हूँ, आप एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्शियस पोसेशन का, यानी अगर किसी को इसका भी नॉलेज है कि उसके आसपास भी ये हरकतें हो रहा है, वो भी कानूनी गलत है। अगर ये बंदा जो कंज्यूम ना करते हुए बेचता है, उसके लिए किसी तरीके से पैसे का इंतजाम करता है, मैन्युफैक्चर करता है, तो भी ये गलत ही है। अच्छा। और इसका प्रोटेक्शन और पूरा ही इस चीज़ को रोकने के लिए, रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिंजेंट एक्ट बनाया है ये। और इस एक्ट के तहत ही अगर कहीं पे कल्टीवेशन करना है फॉर मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पस, तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। जो परमिशन है उसको भी बार बार सुपरवाइज किया जाता है। अच्छा। जो कंट्रोलर होते हैं वो आके चेक करते हैं, सुपरवाइजर देखता है कि जो परमिशन मिला है जिसको, वो इस चीज़ को अब्यूज़ ना करे। जी। तो मान लीजिएगा कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्तिगत संस्था है, इस एक्ट के अंतर्गत अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें अगर जमानत के तौर पर लागू किया जाए या फिर शामिल किया जाए तो इसमें उन्हें कितने दिनों का अवसर प्राप्त होगा? अगर ये एक्ट मैंने जैसे बताया था, ये बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ है। इसमें पहले से ये मान लिया जाएगा कि व्यक्ति ने किया है, व्यक्ति को ये पता है कि वो गलत है। दूसरे जो क्रिमिनल लॉज होते हैं उसमें ऐसे नहीं होता है, ऐसे बोलते हैं कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, बट यहाँ पे ये रिवर्स में है। यहाँ पे जेल इज एन रूल एंड बेल इज एन एक्सेप्शन, बिकॉज ये केस बहुत ही ग्रेविटी होता है, ये कल को आपका सोसाइटी को पूरा ही ख़त्म कर देगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल करने के लिए ही ऐसे एक्ट बनाया गया है। जो बेल पीरियड है वो डिपेंड होता है कि किस मात्रा में आपके पास वो कॉन्ट्राबैंड आर्टिकल जो बोलते हैं सब्सटेंस, उसका अवेलेबिलिटी था जी। इसका अवेलेबिलिटी डिपेंड होता है शेड्यूल के हिसाब से। इस अधिनियम में धाराएं हैं, उसके साथ साथ शेड्यूल में डिटेल में लिखा गया है कि मात्र क्वांटिटी कहाँ पे होता है, कम क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी, बेचने का क्वांटिटी। इन दोनों के बीच में एक और जो क्वांटिटी आता है उसका भी अलग से पनिशमेंट है। ये लॉ ब्लाइंडली आपको ये बिलीव कर देगा कि आपको नॉलेज था और आपने ये गलती किया। ये आपके ऊपर होता है, जो व्यक्ति इसके अंदर आ जाता है उसके ऊपर होता है कि वो ये प्रूव करे कोर्ट को कि वो गिल्टी नहीं है और उसका कोई कारण नहीं था उस पर्टिकुलर एक्ट में, उस पर्टिकुलर विषय में अपने आप को संबंध करने का। अच्छा,
कहने का मतलब है कि व्यक्ति विशेष को ये अवगत कराना ज़रूरी हो जाता है कि वो निर्दोष नहीं है या फिर किसी कारणवश उसे इन पदार्थों की आवश्यकता पड़ी। तो सर्वे के अनुसार यदि देखें तो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अब तक ऐसे केस कितने पाए गए हैं? 2022 में आपको ऐसा 40 केसेस मिला है और जैसे ही हम धीरे धीरे नेक्स्ट ईयर जाते हैं वो 60 में बदल जाता है। अब सिर्फ 5 महीने तक ही हुआ है और अभी देखिए अभी भी 38 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं। और एट द सेम टाइम ये डिपेंड नहीं करता है कि सिर्फ जितने केसेस रजिस्टर हुए हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो रैकेट सिस्टम में हैं, अभी भी छुपा कर मटीरियल को रखा गया है। तो वो जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक ये इसका अंत नहीं होगा। और जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है या गवर्नमेंट हो गया, स्टेट हो गया, ये सब अपना बहुत अच्छा काम करते हैं इस चीज़ को बाहर निकाल के ख़त्म कर देने के लिए। उस चीज़ के लिए तो बहुत तारीफ़ें करनी पड़ेगी उनकी। एट द सेम टाइम जो युवा है उनको ये लगता है कि मैंने तो नहीं किया, दूसरा कर रहा है तो मैं क्यों बताऊं। और ऐसा नहीं है कि मैं क्यों बताऊं से आप ऐसे ही रुक जाए। आपको बताना तो नहीं चाहिए या चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो गलत है वो गलत है, भले वो आप करे या आपके साथ वाले करे। अगर आपको वो लेकर चले जाएंगे अंदर, क्योंकि इसमें प्रिज्यूम ही कर लिया जाता है कि आपको भी पता है, तो इस कारण ही वो फंस जाते हैं। हाल ही में हम जब रिसेंटली केसेस देखते हैं, हैंडल करते हैं, तो वो व्यक्ति यही बोलता है कि मेरे को तो नॉलेज ही नहीं था, मैंने तो उनको इस नशीली पदार्थ के बारे में पदार्थ के बारे में मेरा दोस्त ने कंज्यूम किया था, मैं तो उसके साथ में था। बट ये तो लॉ मान के चलेगा कि आपको इस बारे में जानकारी नहीं थी, तो ये तो गलत है। आप नहीं बोल सकते कि मुझे लॉ नहीं पता था इसीलिए मैं इसको नहीं मान सकता। और ये तो डिपेंड करता है कि क्वांटिटी में। रिसेंटली 2 वीक्स बैक भी आप देख सकते हैं कि हाल ही में एक सर्वे के अनुसार पाया गया था कि 2 करोड़ तक का कोकेन मिला है जंगलों से जी। और ये प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, जो इसका जो प्रभाव है हमारे बॉडी पे इतना ज़्यादा होता है कि एक टाइम के बाद जब ये आपको नहीं मिलेगा तो क्या होता है, वो व्यक्ति समझ नहीं पाता उसके साथ होता क्या है। अच्छा। और वो उसको उस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा नीड पड़ता है, तो वो क्या करता है, वो अब्यूज़ करने लगता है, वो फाइनेंस ढूंढने के लिए रखता है, वो चोरी करता है, वो उसका अपना परिवार नहीं संभाला जाता। ये सारे चीज़ का जड़ होता है एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन। अगर उनको पता चल जाए, हम अवेयरनेस दिला दे सबको कि नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आपका नर्व सिस्टम, आपकी बॉडी, आपके सोसाइटल फैक्टर्स, और इसके बाद तो आपको कोई जॉब में भी लेने से पहले सोचेगा, तो ये सारे चीज़ को वो अफेक्ट कर देता है। तो जैसे कि आपने बताया कि सामान्य ज़िंदगी पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप हमें बता सकती हैं कि कैसे कारण इस पर प्रभाव पड़ता है? जैसे कि सामान्य जो ज़िंदगी होता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जॉब में जाते हैं, कमाते हैं, वापस आ जाते हैं, अपना फैमिली के लिए रन करते हैं, और एक बच्चा हो तो वो तो पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करता है, खास करके स्टूडेंट्स। हाँ, जो युवा पीढ़ी है, स्पेशली जो टीनेज से क्रॉस करके अपने 20s के फर्स्ट में है, इनमें ही ज़्यादातर ड्रग अब्यूज़ पाया जाता है। बिकॉज इनको जो अबटमेंट करना है, इनमें उत्साहित लाना ज़्यादा आसान है, और ये एडिक्ट हो जाते हैं उस चीज़ के लिए कि हाँ मैंने एक रिलीफ पाया है, हमको बहुत ज़्यादा अच्छा फीलिंग होता है, नमनेस हो जाती है बॉडी में। धीरे धीरे इसका जो कंजम्पशन है उसका क्वांटिटी ये बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि इनका बॉडी के पास इसका एडेप्टिविटी आ जाता है। जैसे हम पेन किलर्स डॉक्टर हमें देते हैं, एंटी डिप्रेसिव हो जाए या एंटी साइकोट्रॉपिक हो जाए, ये सारे कहीं ना कहीं तो एक ड्रग ही है। जब इसको आप ज़्यादा मात्रा में लेने लगेंगे तो ये तो अब्यूज़ ही होने लगा। इसीलिए तो हम प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही जाते हैं डॉक्टर से, जब हम दवाई लेने के लिए जाते हैं। तो हमारे द्वीप समूह में नशीली दवाओं का दुरुपयोग कहाँ कहाँ होता है? स्पेशली तो मैं कहूँगी कि जो नॉर्थ साइड है, द्वीपों का, वहाँ पे होता है, हडबे और हैवलॉक में ज़्यादातर पाया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा जो जगह पे बे में ज़्यादा आसानी से मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से आया है, ये बाहर से जो गोल्डन ट्रायंगल मैंने बताया था ये वहीं से आता है। जो गोल्डन ट्रायंगल में देशें हैं, बर्मा हो जाए या थाईलैंड हो जाए, यहाँ ये ओपियम का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। और जो मेथाम्फेटामाइन है वो भी प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, जो कि अवेलेबल है। इसका जो क्वांटिटी है वो 2 ग्राम स्मॉल क्वांटिटी है, और सोचिए यहाँ पे इतना सारा क्वांटिटी मिलता है तो उसका कितना यूसेज होता होगा। रोज के ज़िंदगी में लोग इसको इतना ज़्यादा कंज्यूम करने लगे हैं, स्पेशली युवा पीढ़ी, जिसको ये बारे में पता भी नहीं है कि ये कल को उसको कितना हावी पहुँचाएगा। जी,
तो इस एक्ट का जो जांच है वो कौन कर सकता है? ये तो एक्ट जो है इसका जांच सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से होता है और जो भी व्यक्ति ऑफिसर ऑथोराइज्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो इस चीज का जांच कर सकता है। हमारे यहाँ पे तो पुलिस ऑफिसर्स करते हैं और ये जो भी व्यक्ति का आप अरेस्ट करने वाले होते हैं ये एक आपको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल को आपको बुला दिया और कह दिया कि आपको इस केस में हम बुला रहे हैं, आप आ जाइए। आपका ये हक बनता है कि आपको बताएंगे। अगर वो नहीं बताए थे तब ये आपका बहुत ज़्यादा अधिकार बन जाता है। आप उनको बताएं कि आपने मेरे को इस बारे में बताया ही नहीं। और जब भी कोई व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं उसके पास ये राइट हो जाता है कि वो अपने रिलेटिव्स या अपनी कोई भी फैमिली मेम्बर्स या एडवोकेट को वो एक बार कंसल्ट कर सके कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। भले ही उनको लगे कि मैंने किया नहीं है, समहाउ वो किसी चीज़ को फंडिंग कर दे, ट्रांसपोर्ट कर दे उनके विदाउट नॉलेज में ही। उनको ये पता होना ज़्यादा ज़रूरी है कि देखिए बहुत सतर्क होना ज़रूरी है सबसे पहले। सेकेंडली आप किसके साथ मिलते हैं, वो क्या काम करता है, वो भी ज़्यादा मैटर करता है। और अगर आपका सर्कल ही ऐसा है तो समहाउ वो आपको भी ले डूबेगा उस चीज़ पे। जी, जो हमारे आम नागरिक है हर किसी को शायद से इस एक्ट के बारे में जागरूक नहीं होते हैं, तो सरकार की ओर से ऐसे कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि लोग इसके प्रति जागरूक हो सके? सुप्रीम कोर्ट जो है गार्डियन है हमारे सारे राइट्स का। जो वो जो फंडामेंटल राइट होता है उन बार बार हर केसेस में बताता है कि एनडीपीएस एक्ट में जब भी कोई बंदा को अरेस्ट किया जाता है या उसके अंदर वो फंस जाता है तो उसको क्या हक मिलता है। ये हक ऐसा नहीं है कि आप अल्टीमेट बोल सकते हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट जो होता है वो अल्टीमेट होता है। बट ये धारा ऐसे बोलता है कि आप ध्यान रखिए अगर व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं तो वो कैसे अरेस्ट बनाया जाता है। जब इन्वेस्टिगेशन होता है, सर्च होता है तो उसको प्रॉपर वीडियोग्राफी के साथ हो। एट द सेम टाइम वीडियोग्राफी के साथ साथ रिटन नोट्स में उनके जो सीनियर अथॉरिटीज़ हैं उनको वो पुलिस ऑफिसर बताए हों। और जो सर्च होता है वो किसके सामने हो, जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं उनके रैंक से कम के सामने ना हो। इन केस ये होता भी है तो उस पुलिस ऑफिसर को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने उनके नामौजूदगी में ये क्यों किया, अगर किया है तो क्यों, और विद इन टाइम पीरियड उनको अपने बगल के पुलिस स्टेशन में या मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाके उस पर्टिकुलर पर्सन का प्रोडक्शन कराना होता है। जी, तो एनडीपीएस जो एक्ट है ये काफ़ी सख्त है, तो हम जानना चाहेंगे इसके लिए किसी व्यक्ति विशेष को कितनी साल की सज़ा या फिर जुर्माना हो सकती है? एनडीपीएस एक्ट में शेड्यूल के हिसाब से जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से पनिशमेंट होता है। अच्छा। अगर मैंने जैसे कहा था जो स्मॉल क्वांटिटी होता है, फिर बेचने की क्वांटिटी, और अब एक आ जाता है बीच का क्वांटिटी जिसको हम स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी बोलते हैं। अब जो स्मॉल क्वांटिटी है डिस्पाइट कि वो कौन से भी शेड्यूल के किस नंबर पे भी आए वो क्वांटिटी तो वहाँ डिफाइंड है। अगर आपका स्मॉल क्वांटिटी तो आपको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगा 1 साल का और फाइन हो सकता है 10,000 तक का। अगर कोई व्यक्ति जो बेचने का क्वांटिटी होता है वो लेता है और उसका बेच कर देता है, मैन्युफैक्चर या उसका कंजम्पशन ही हो जाए, यूसेज हो जाए, डेली मरा के लाइफ में वो किसी और को बेच देता है इवन विदाउट नॉलेज, तब आपका पनिशमेंट होता है अप टू 20 ईयर्स ये जा सकता है पनिशमेंट। अच्छा। और इसका जो फाइन होगा वो 2 लाख तक, 1 लाख to 2 लाख तक भी जा सकता है। अब ये इंटरमीडिएट क्वांटिटी में आ जाएगा तो 10 साल का सज़ा और 1 लाख तक का फाइन हो जाएगा। तो मान लीजिएगा कोई पुरुष है या कोई बच्चा है युवावस्था में, 18 उम्र की वर्ष से कम है वो, तो उसके लिए क्या सज़ा निर्धारित की जाएगी? ये मान लिए पूरा स्ट्रिंजेंट लॉ है, जैसे कि पॉक्सो एक्ट है वैसे एनडीपीएस एक्ट भी है, तो इसमें ये चांसेस है मान लेने का कि ये जो युवा है, जो माइनर है, ये एक अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए। अच्छा। अब वो प्रोसिक्यूशन के साइड से ऐसे पिटीशन आ जाएगा तो उसको भी ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा। बट बेसिकली उनके लिए अलग से जेजेबी कोर्ट होता है, उस पर ही ये मैटर चलेगा। अगर एक बच्चा जो माइनर है उसके ऊपर ये केसेस लागू होते हैं तो सेपरेटली वो जेजेबी में जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होगा उसके अंडर में वो केस ट्रांसफर, तो उस पर किसी तरह की कोई जुर्माना की लागू नहीं होगा? वो तो प्रूव होने के बाद होता है। जैसे आपको पहले से बेल लेने से पहले कोर्ट को प्रूव करना पड़ता है कि आप इनोसेंट है। अच्छा। तभी आपको बेल मिलेगा। फिर ट्रायल के बाद ही पता चलेगा कि आप इस पर्टिकुलर बंदे ने वो किया है कि नहीं। अच्छा। अब तो वो डिफेंस काउंसिल जो होता है उसके हाथ पे है कि वो कैसे केस को ले जा रहे हैं। जी, तो इस पर किसी तरह की मेडिकल केस वगैरह की जाएगी उसके लिए?
जी, मेडिकल जांच तो की जाएगी। हाँ। जैसे अगर व्यक्ति को अरेस्ट किया है तो उसका मेडिकल रिपोर्ट, हाँ। उसका अरेस्ट मेमो जो होता है, कस्टडी मेमो, ये सारा तो देना पड़ता है। अगर सीजर होता है तो ये तो आपको पुलिस ऑफिसर जो है अपने सुपीरियर ऑफिसर को भी देगा और कोर्ट में भी उसको जमा करना पड़ता है। अगर ये टेक्निकली कहीं लैक होता है, टेक्निकल लैक के वजह से ही जनरली एक्विटल हो जाता है इन सारे जो एनडीपीएस मैटर है। और इसका जो सेंटेंस है वो बहुत कम है। जैसे कि आप ले लीजिए कि 100 में से 80% लोग तो एक्विटल हो जाते हैं इस तरीके के मैटर में। तो आपने जैसे कि बताया, अगर किसी को जानकारी हो नशीली पदार्थों का सेवन ऐसे अब्यूज़ हो रहा है, तो अगर उसे जानकारी देना हो तो क्या उसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी? गुप्त नहीं रखी जाएगी। एक्चुअली उनका जो स्टेटमेंट होगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा। अच्छा। मैजिस्ट्रेट के सामने। तो वो मैजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, इससे अगर पता चलता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन का नॉलेज में ही ये हो रहा है, हाँ। और ये इतना दिन से चुपता, तो इसके ऊपर भी केस हो जाएगा। अच्छा। आप ये सोच के नहीं चल सकते हैं कि मैंने बता दिया मेरे ऊपर नहीं होगा। अच्छा। मैंने जैसे बताया था, ये बहुत स्पेशल लॉ है। ये इतना स्ट्रिंजेंट है कि अगर आपको पता भी है तो आपने इतना दिन खामोशियां क्यों अपने साथ रखी। और ये ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। जितना ज़्यादा उसका व्यक्तिगत जिंदगी में उसका यूज होता है, उतने ज़्यादा ही लोग उसको हर तरीके से अंदर लेके आने की भी कोशिश करते रहते हैं। जी, तो इसकी ओर से, प्रशासन की ओर से तो जागरूक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आम आदमी को या फिर एक पेरेंट्स को ऐसे में अपने बच्चों के लिए किस प्रकार जागरूक रहना चाहिए? स्पेशली जब पेरेंट्स होते हैं, उनको ये देखने की बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा मिलता किससे है। पीयर का जो प्रेशर होता है ना, दोस्तों के प्रेशर में ही कभी कभी जो बच्चा नहीं करना चाहता है वो भी गलत संगत के, हाँ, वो भी कर बैठता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो बच्चा है वो करे उस काम को। कोई और बच्चा कर रहा है और इसने साथ में देखा और उस चीज़ को फ़ोटो बना लिया या उसके साथ में पार्टी में अवेलेबल था, तो भी ये बच्चे को भी नुकसान होगा और उसके माता पिता को भी नुकसान होगा। आप इतना मेक श्योर कीजिए कि बच्चे को पता हो कि हाँ, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम कंज्यूम कर लेते हैं, अपने पास भी रखते, तो ये गलत है। और इतना भी नॉलेज नहीं होना चाहिए कि बच्चे को पता कर हम इसका दुरुपयोग भी कर सकें। अच्छा। हाँ, ऐसे भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे कि आप देख लीजिए, कोडिनल बेस कफ सिरप हो जाए, हमको प्रिस्क्रिप्शन के बिना तो वो ज़्यादा मिलता नहीं है, बट जब बच्चों को पता चल जाता है कि एक सेडेटिव या स्लीप पिलिंग की तरह काम करेगा, तो ये तो वो उसको ले लेगा। तो उसमें भी ध्यान रखना चाहिए। और फाइनेंसिंग बहुत बड़ा गलत चीज़ है, क्योंकि जो बच्चा अगर इसको बेचने का कोशिश करता है, जो टीनेज पे है अपना, उसको पैसा का ज़रूरत होगा। वो क्या करेगा कि उसको कहीं ना कहीं से पैसा चाहिए। तो वो इस काम पे धीरे धीरे आने लगेगा। उसके पास पैसा आता कहाँ है? उसको नॉलेज दीजिए कि आप किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, वो तो बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम ऐसे भी लॉज है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। उस परिवार में बाकी कितने सारे चेंजेस हो जाएंगे। वो परिवार पूरा ही अलग हो जाएगा, वो बच्चे से मिल नहीं पाएगा, उनका ऊपर इमोशनल बर्डन, फाइनेंशियल प्रेशर हो जाएगा। और ये जो बच्चा कल को बाहर निकलेगा केस से, तो ये खुद अपने आप को अलग करने लगेगा और इसकी ट्रीटमेंट भी एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो ज़्यादा है। जी जी। फिर आपको वकील करना पड़ेगा। तो पहले से जागरूक रहना बहुत अच्छा होता है। आपके कहने का मतलब है कि पेरेंट्स को जागरूक होना अति आवश्यक है। भवानी जी, चलते चलते इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके लिए उनका क्या संदेश रहेगा? देखिए, मेरा तो यही संदेश रहेगा कि आप सोच समझ कर काम कीजिएगा। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे अभी मेथाम्फेटामाइन जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यूसेज के साथ साथ कोई उसके लिए फाइनेंस कर दे, मैन्युफैक्चर कर दे या उसको बेच दे, इंपोर्ट कर दे, वो भी गलत ही है। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता था, वो किया था, मैं तो इस पे नहीं हूँ। अगर पुलिस ऑफिसर चाहे तो आपको भी इसके लिए वो चार्ज कर सकता है। अगर आप इस चीज़ को ही हटाना चाहते हैं तो पहले आप अपने बच्चों को नॉलेज दीजिए कि हर चीज़ ऐसे आसानी से नहीं की जाती। हर चीज़ का करने का एक तरीका होता है। आप पढ़ लिख कर बड़े अफसर बन जाइए और उस चीज़ को इराडिकेट करने का कोशिश कीजिए। ऐसा ना होना चाहिए कि आप उस चीज़ में अंदर घुस जाएं या आपको पैसा मिलता है उससे, जॉबलेसनेस की वजह से आप उसमें चले जाते हैं, आपका दोस्त आपका साथ में नहीं रहता है, इसीलिए आप उसमें चले जाते हैं। ये एकदम गलत है। अगर एक बच्चा उसको ये लगता है कि वो दोस्त उसका साथ में नहीं ले रहे हैं, उसीलिए वो कंज्यूम कर रहा है, अपने मम्मी पापा के पास भाग के चले जाना, उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना। जी,
भवानी जी, आपने एनडीपीएस एक्ट के बारे में हमें इतनी सारी जानकारियां दी, इसके लिए हमारी दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सबके लिए अवश्य ही लाभप्रद रहा होगा। कानून की बात कार्यक्रम के अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए अतिथि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।